हम सबको ना हमेशा से यही लगता है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं। हाँ, बचपन से ही यही गणित सिखाया जाता है हम सभी को। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये अब तक का सबसे बड़ा झूठ है तो? झूठ? हाँ, मतलब असलियत ये है कि हमारे पास 24 घंटे हैं ही नहीं। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनके पास समय ही समय था। सही बात है, वो सूरज उगने और ढलने के हिसाब से जीते थे। एकदम सही। लेकिन आज हमारे पास माइक्रोवेव हैं, 5G इंटरनेट है, फास्ट ट्रेनें हैं, मतलब समय बचाने वाले सैकड़ों उपकरण हैं। फिर भी हम हमेशा समय की कमी का रोना रोते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमने समय बचाने की मशीनें तो बना ली, लेकिन हमारी जीवन शैली ने उसी बचे हुए समय को वापस निगलना शुरू कर दिया। मतलब मशीनें हमारा समय नहीं बचा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। औद्योगिक क्रांति से पहले ना, इंसान समय का मालिक हुआ करता था। लेकिन जब फैक्ट्रियों का दौर आया, ट्रेनें चलने लगी, तो सब कुछ टाइम पे करना जरूरी हो गया। हाँ, सब कुछ सिंक्रोनाइज करने के लिए घड़ी का आविष्कार हुआ, और बस वहीं से इंसान समय का, या यूं कहें कि घड़ी की सुइयों का गुलाम बन गया। क्या बात है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल। आज हम सुधीर दीक्षित की मशहूर पुस्तक टाइम मैनेजमेंट के उन अहम हिस्सों में डीप डाइव कर रहे हैं जो सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते। हाँ, थ्योरी तो बहुत लोग बता देते हैं। सही कहा। हमारा मिशन आज सिर्फ थ्योरी समझना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक उपायों पर बात करना है, ठोस उदाहरणों के साथ। प्रैक्टिकल टेकअवेज जिन पर असल में काम किया जा सके। बिल्कुल। और अपनी प्रति घंटे की कीमत की गणना कैसे करें, इस पर भी हम आएंगे। तो चलिए सीधे उस 24 घंटे वाले गणित पर आते हैं। आपने कहा कि हमारे पास 24 घंटे नहीं है। हाँ, मैंने कहा था। तो फिर असल में हमारे हाथ में कितना वक्त है? देखिए, अगर हम इसे बहुत ही ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अच्छा। हाँ, दिन के 24 घंटों में से कम 8 घंटे तो नींद के लिए निकाल दीजिए। वो तो जरूरी है। इसके बाद नित्य कर्म हो गए, नहाना, खाना पीना, और तैयार होने में लगभग 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। मतलब 10-11 घंटे तो सीधे सीधे गए। बिल्कुल। यानी दिन के 10 से 11 घंटे तो बस सर्वाइवल में, यानी सिर्फ खुद को जिंदा और काम करने लायक बनाए रखने में ही खर्च हो जाते हैं। बाप रे। अब बचे आपके पास मुश्किल से 13 या 14 घंटे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दिन का लगभग 40% हिस्सा वो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। ये तो डरावना है यार। मतलब हम जिस 24 घंटे के भ्रम में जी रहे हैं, उसमें से असल कंट्रोल सिर्फ 60% पर है। जी बिल्कुल। और अगर इसे हम पूरे जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो मान लीजिए कि किसी इंसान की औसत आयु 80 या 90 वर्ष है। बचपन और बुढ़ापे के वो साल निकाल दें जहां हम पूरी तरह सक्रिय नहीं होते, तो एक औसत इंसान के पास अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 30 या 35 हजार दिन होते हैं। सिर्फ 30-35 हजार दिन? हाँ, सिर्फ इतने ही। ये कोई असीमित खजाना नहीं है। मतलब बैंक में आप पैसे बचाकर कल के लिए रख सकते हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। बिल्कुल। जो सेकंड अभी गुजरा वो इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए खत्म हो गया। 30-35 हजार दिन, ये आंकड़ा ना दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता है। हाँ, लोगों को अक्सर ये एहसास नहीं होता। ये तो हम सब मानते हैं कि समय बहुत कीमती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सुधीर दीक्षित की किताब में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है समय का आर्थिक मूल्य तय करना। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ, मतलब हम समय को मिनटों या घंटों में तो नापते हैं, लेकिन रुपयों में नहीं नापते। सही बात है। तो मेरा सवाल यह है कि एक आम इंसान अपने समय की कीमत रुपयों में कैसे तय करे? इसके लिए ना किताब में एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा, क्या फॉर्मूला है वो? आपको अपने 1 घंटे का मूल्य निकालना है। इसका तरीका ये है, आपकी जो भी कुल मासिक आमदनी है, उसे अपने काम के कुल घंटों से भाग दे दीजिए। मतलब डिवाइड कर दें। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मासिक आमदनी 50,000 रुपए है। ठीक है, 50,000। और महीने में 25 दिन काम होता है, रोज 8 घंटे। तो 25 को 8 से गुणा किया, मतलब कुल 200 घंटे हो गए महीने के। बिल्कुल सही। अब उस 50,000 को 200 से भाग दीजिए, नतीजा आता है 250 रुपए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब उस इंसान के 1 घंटे की कीमत 250 रुपए हुई। तो अगर कोई सोशल मीडिया पर बिना वजह 1 घंटा बर्बाद करता है, तो उसने शाब्दिक रूप से 250 रुपए कूड़ेदान में फेंक दिए हैं। लिटरली 250 रुपए पानी में। सटीक। अब इस गणित का ना मनोवैज्ञानिक असर समझिए। मानव का जो विकास हुआ है, हमारी दिमागी संरचना कुछ ऐसी है
कि हम दिखने वाली चीजों की कीमत जल्दी समझते हैं। फिजिकल चीजों की। हाँ, अगर जेब से 250 रुपए का नोट गिर जाए तो तुरंत दुख होगा। बहुत दुख होगा, इंसान पूरा घर छान मारेगा उस नोट के लिए। एकदम सही। लेकिन क्योंकि समय अदृश्य है, इसलिए जब हम बेतहाशा रील्स देखते हुए या किसी से यूं ही गपशप करते हुए 1.5 घंटा निकाल देते हैं तो हमें कोई दर्द महसूस ही नहीं होता, क्योंकि हमें वो पैसे जाते हुए दिख नहीं रहे। बिल्कुल। जब हम समय को रुपयों में देखने लगते हैं ना, तो हम उसे बर्बाद करने से पहले कई बार सोचते हैं। ये माइंडसेट हमें अपने समय की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान फिक्स सैलरी वाली नौकरी में है, वो महीने का 50,000 कमा रहा है। हाँ, ठीक है। अब अगर वो सोशल मीडिया पे 1 घंटा बर्बाद करता है तो उसकी सैलरी कट तो नहीं रही है ना? सही पॉइंट है। और अगर वो 1 घंटा बचा भी ले तो उसका बॉस उसे तुरंत 250 रुपए नकद इनाम भी नहीं देने वाला। हाँ, तुरंत तो कोई फायदा नहीं दिखेगा। तो फिर इस फॉर्मूले का एक नौकरी पेशा या आम इंसान के लिए असल फायदा क्या है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और अक्सर लोग यही मात खा जाते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि आपके 1 घंटे की कीमत 250 रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बचाया हुआ घंटा तुरंत बैंक अकाउंट में कैश बनकर गिर जाएगा। तो फिर वो क्या है? यहाँ बात वही है संभावित ऊर्जा और माइंडसेट की। संभावित ऊर्जा? हाँ, जब एक नौकरी पेशा इंसान अपने समय की कीमत समझता है तो वो उस बचे हुए 1 घंटे का उपयोग अपने कौशल को बढ़ाने में कर सकता है, कोई नई स्किल सीखने में या किसी साइड प्रोजेक्ट में लगा सकता है। ओहो, मतलब खुद पर इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये आज का निवेश है जो कल उसकी उसी 1 घंटे की कीमत को 250 से बढ़ाकर 500 या 1000 रुपए कर देगा। समय सिर्फ संभावित धन है, उसे असली धन में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। बेहतरीन। मतलब ये फॉर्मूला एक अलार्म की तरह काम करता है। ये बताता है कि आप अपना संभावित भविष्य कूड़ेदान में डाल रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। अब जब हमें ये एहसास हो गया कि हमारा 1 घंटा मान लीजिए 250 रुपए का है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? हम इस मूल्य की सुरक्षा कैसे करें? इसका सबसे कारगर और थोड़ा अटपटा लगने वाला उपाय है समय खरीदना। समय खरीदना? हाँ, आपको अपने पैसे खर्च करके अपना समय बचाना सीखना होगा। पैसे देकर समय खरीदना? यार, हमारे यहाँ खासतौर पे मिडिल क्लास परिवारों में तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ। हाँ, चाहे खुद कितनी भी मेहनत करनी पड़े। बिल्कुल। लोग कहते हैं खुद काम कर लो, पैसे क्यों देने? ये तो हमारी बुनियादी सोच के ही खिलाफ जा रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी आर्थिक भूल है। चलिए इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। हाँ, प्लीज एक उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आपको कोई सरकारी बिल जमा करना है या कोई ऐसा काम है जिसके लिए बैंक की लाइन में लगना है। बहुत उबाऊ काम है। वहां जाने, लाइन में लगने और वापस आने में आपके 2 घंटे खर्च होने वाले हैं। अब अगर आपके 1 घंटे की कीमत 250 रुपए है तो आपने असल में अपने 500 रुपए का समय दांव पर लगा दिया। बिल्कुल सही गणित है। अब अगर कोई ऑनलाइन सर्विस या कोई एजेंट आपसे मान लीजिए 50 रुपए फीस लेकर वो काम कर देता है, हाँ, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचेंगे कि यार 50 रुपए क्यों फालतू में देने, मैं खुद ही चला जाता हूँ, 50 रुपए बच जाएंगे। और यही वो कॉग्निटिव इल्यूजन या दिमागी भ्रम है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अच्छा। इंसान को वो 50 रुपए जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो 500 रुपए का समय नष्ट हो रहा है वह अदृश्य है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल। समझदारी इसी में है कि आप खुशी खुशी वो 50 रुपए दें और अपने 500 रुपए के समय को खरीद लें। और उस बचे हुए समय का क्या करें? इस बचे हुए समय को आप अपने किसी ए लिस्ट टास्क में लगाएं। ए लिस्ट टास्क? हाँ, मतलब अपने सबसे महत्वपूर्ण और उत्पादक काम में, जहां से आप असल में तरक्की कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मुझे इस पर वो साड़ी या कपड़े की दुकान वाला क्लासिक उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत सटीक बैठता है यहाँ। मैंने कई बार देखा है कि लोग 20 या 50 रुपए कम करवाने के लिए दुकानदार से 1.5 घंटे तक बहस करते हैं। बिल्कुल, एक दुकान से दूसरी दुकान भटकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत शानदार सौदेबाजी की है, लेकिन अगर उनके उस 1.5 घंटे की कीमत 300 रुपए है तो असल में उन्होंने 50 रुपए बचाए नहीं है, बल्कि 250 रुपए का भारी नुकसान कर लिया। बिल्कुल, ये असल में फायदा नहीं, नुकसान है। और अमीर और कामयाब लोगों का सबसे बड़ा रहस्य यही है, डेलीगेशन, यानी काम दूसरों को सौंपना। आउटसोर्सिंग जिसे कहते हैं। जी हाँ, वे कोई भी ऐसा काम खुद नहीं करते जो उनके प्रति घंटे की कीमत से कम में कोई और कर सकता है। वे अपना समय सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखते हैं। ये तो हो गई समय बचाने की बात। हमने काम दूसरों को सौंप दिया,
और मान लीजिए दिन में 2 घंटे अतिरिक्त निकाल भी लिए। ठीक है। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आती है। कई बार हमारे पास समय होता है, हम अपनी डेस्क पर बैठे होते हैं, लेकिन काम बहुत धीमे धीमे रेंग रहा होता है। हाँ, फोकस नहीं बन पाता। बिल्कुल। एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो जो समय हमने खरीदा था, उसमें काम को कम समय में कैसे समेटें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं? इसके लिए ना हमें प्रबंधन की दुनिया के सबसे मशहूर सिद्धांतों में से एक को समझना होगा, जिसे पार्किंसन का नियम कहते हैं। पार्किंसन का नियम, ये क्या है? यह नियम साफ तौर पर कहता है कि काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। मतलब काम रबर की तरह खिंच जाता है। बिल्कुल। जैसे छुट्टियों पे जाने से पहले वाले सप्ताह में हम अक्सर दोगुना काम निपटा लेते हैं। अरे हाँ, क्योंकि हमें पता होता है कि कल से छुट्टी है, तो सब कुछ खत्म करके जाना है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य और एक सख्त डेडलाइन होती है। काम का फैल जाना। चलिए इसे थोड़ा क्रिकेट के नजरिए से समझते हैं। ये मुझे ना T20 और टेस्ट मैच वाला फर्क लगता है। कैसे? जैसे अगर टीम को 50 ओवर में 250 या 250 रन बनाने हैं, तो वो बहुत धीरे धीरे खेलते हैं, टुक टुक करके। हाँ, बीच के ओवर्स में कोई रिस्क नहीं लेते। बिल्कुल। लेकिन अगर वही 250 रन 20 ओवर में बनाने हो, तो हर गेंद पर रन रेट उसी हिसाब से बदल जाता है। लक्ष्य वही रहता है, लेकिन जो डेडलाइन है वो गति तय करती है। एकदम सटीक तुलना है ये। और इसके पीछे ना पूरा का पूरा न्यूरोसाइंस काम कर रहा है। अच्छा। न्यूरोसाइंस कैसे? जब आपके पास किसी काम को करने के लिए मान लीजिए 1 महीना होता है, तो आपका दिमाग रिलैक्स मोड में रहता है, वो ऊर्जा बचाता है। आलस करता है। हाँ, लेकिन जब आपके पास सिर्फ 2 दिन होते हैं तो क्या होता है? दिमाग के एमिगडाला हिस्से को खतरे का संकेत मिलता है। ओहो, अलर्ट बच जाता है। बिल्कुल। शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन तेजी से बढ़ता है और आलस एकदम भाग जाता है। आपका फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाता है। यानी वो घबराहट और स्ट्रेस असल में हमारे फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। हाँ, एक सीमित मात्रा में। बिल्कुल। सुधीर दीक्षित इसे एक बहुत ही दिलचस्प खूंखार कुत्ते के उदाहरण से समझाते हैं। खूंखार कुत्ता, वो कैसे? मान लीजिए आप एक सड़क पर आराम से टहल रहे हैं। आपके शरीर में हल्का आलस है। 1 किलोमीटर चलने में आपको 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। लेकिन अचानक आपके पीछे एक खूंखार कुत्ता पड़ जाए तो क्या होगा? डेडलाइन वो कुत्ता है जो आपके आलस को मारता है। क्या बात है। अगर आप खुद के लिए सख्त डेडलाइन तय नहीं करेंगे ना, तो आपका काम सच में रबर की तरह खींचता चला जाएगा। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और यहाँ एक बात और समझनी होगी। हम अक्सर कितने घंटे काम किया इस पर गर्व करते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है। ये बात सच है। लोग अक्सर ऑफिस में कहते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात एक कर दिया, 12-12 घंटे काम किया। लेकिन अगर उस 12 घंटे के काम की गुणवत्ता एक ऐसे काम से कम है जो किसी और ने सिर्फ 3 घंटे के गहरे फोकस के साथ किया है, तो 12 घंटे बेमानी है। बिल्कुल सही बात है। सोचिए, ताजमहल को बनने में 22 साल लगे। अब अगर कोई आम ठेकेदार एक साधारण सा घर बनाने में 25 साल लगा दे, तो क्या सिर्फ ज्यादा समय लगने की वजह से वो घर ताजमहल कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बेवकूफी कहलाएगी। एकदम सही। इसलिए घंटों की गिनती छोड़िए, परिणामों पर ध्यान दीजिए। बहुत ही गहरी बात कही आपने। घंटों का कोई मोल नहीं अगर नतीजा शून्य है। अब आते हैं उस पहलू पर जहां अक्सर हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। कौन सा पहलू? हमने अपनी कीमत समझ ली, समय खरीद लिया, डेडलाइन का कुत्ता भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन हम इंसान हैं, कोई मशीन या सॉफ्टवेयर तो है नहीं। हाँ, ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल। दिनचर्या, ऊर्जा और ध्यान भटकाने वाली बाधाएं, उस ऊर्जा का प्रबंधन कैसे किया जाए? और यही ना हमें समझना होगा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी और प्राइम टाइम की अवधारणा को। प्राइम टाइम जैसे टीवी पर होता है? हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं कि टेलीविजन का प्राइम टाइम रात 8 से 10 बजे के बीच क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त दर्शक सबसे ज्यादा होते हैं टीवी के सामने। एकदम सही। और वहां विज्ञापन दिखाना सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है। विज्ञापनों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। ठीक इसी तरह हर इंसान के शरीर का भी एक प्राइम टाइम होता है, मतलब दिन का एक खास समय जब इंसान की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यानी वो समय जब हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। बिल्कुल। कुछ लोग मॉर्निंग लार्क होते हैं जिनका दिमाग सुबह जल्दी बहुत तेज चलता है। कुछ नाइट आउल होते हैं जो देर रात को सबसे अच्छा काम करते हैं। सबका अपना अपना टाइम होता है। समय प्रबंधन का एक बड़ा रहस्य ये है कि आप अपने दिन के सबसे मुश्किल, सबसे महत्वपूर्ण काम, वो काम जो आपकी तरक्की तय करेंगे, उन्हें अपने इसी प्राइम टाइम में करें। तो अगर मेरा प्राइम टाइम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है, तो उस वक्त मुझे ईमेल का जवाब देने
या छोटी मोटी मीटिंग्स करने जैसे हल्के काम नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिन के सबसे महंगे समय को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। हल्के काम तब कीजिए जब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। और इसी के साथ ना अपनी दिनचर्या में एक निश्चितता लाइए। अपनी जैविक घड़ी को सेट करने के लिए फिक्स समय पर काम करें। फिक्स समय पर। हाँ, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का किस्सा बहुत मशहूर है इसके लिए। अच्छा, क्या करते थे वो? वे रोज शाम को ठीक 3:30 बजे टहलने निकलते थे। उनका नियम इतना पक्का था कि शहर के लोग उन्हें अपने घर के सामने से गुजरते देख अपने घड़ियों का समय मिलाते थे। अरे वाह, मतलब इतने पाबंद थे वो। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? एक ही समय पर एक ही काम करने से ऐसा क्या बदल जाता है? इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब आप हर दिन एक ही समय पर एक खास काम करते हैं ना, तो आपका दिमाग उस समय उस काम के लिए अपने आप न्यूरल पाथवेज यानी तंत्र का पथ तैयार कर लेता है। दिमाग को आदत पड़ जाती है। हाँ, अगर आप रोज सुबह 10 बजे लिखने बैठते हैं तो कुछ दिनों बाद 10 बजते ही आपका दिमाग खुद ब खुद रचनात्मक होने के लिए सिग्नल देने लगेगा। काम शुरू करने में जो आलस महसूस होता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये तो हो गई अंदरूनी ऊर्जा की बात, लेकिन बाहरी दुनिया का क्या? अक्सर ये होता है कि जैसे ही हम कोई अच्छा और मुश्किल काम शुरू करते हैं, अचानक बाधाएं क्यों आने लगती हैं? जैसे मैं पूरे फोकस के साथ लिखने बैठूंगा, फोन बजने लगेगा या अचानक किसी मेहमान का आना हो जाएगा। ये क्या है? इसे ना समय प्रबंधन की भाषा में समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम ये थोड़ा मजेदार लग रहा है। मतलब बाधाएं हमें अपनी तरफ खींचती हैं। असल में ये हमारे ही दिमाग की फितरत है। हमारे दिमाग के? हाँ, देखिए, जब हम कोई आसान काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग मजे में होता है। लेकिन जैसे ही हम कोई ऐसा काम उठाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा की जरूरत है, तो हमारे दिमाग को जोर पड़ता है। वो मेहनत से बचना चाहता है। बिल्कुल, वो इस मेहनत से बचना चाहता है और सस्ते डोपामाइन की तलाश करता है। अच्छा। इसीलिए ऐसे समय में एक छोटी सी फोन की घंटी भी हमें बहुत आकर्षक लगती है। हम अनजाने में ही उस विघ्न का स्वागत करते हैं ताकि हमें वो मुश्किल काम ना करना पड़े। ये तो बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मतलब वो बाहरी लोग हमें बाद में भटका रहे हैं, हमारा खुद का दिमाग पहले से भटकाव की राह देख रहा होता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। तो इसका उपाय क्या है? आधुनिक माहौल में हम खुद को कैसे बचाएं? इसके लिए आपको ना बिस्मार्क जैसी रणनीति अपनानी होगी। बिस्मार्क? वो जर्मन चांसलर? जी हैं। बिस्मार्क के पास जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आता जो उनका समय बर्बाद कर रहा होता, तो उन्होंने अपने नौकर को एक खास हिदायत दे रखी थी। क्या हिदायत थी? बातचीत के बीच में नौकर अचानक अंदर आता और कहता, सर, आपकी पत्नी आपको किसी बहुत जरूरी काम से बुला रही हैं। अरे वाह! और बस बिस्मार्क उस बहाने से उस मीटिंग को वहीं खत्म कर देते थे। क्या बात है। मतलब अपने समय की रक्षा के लिए हमें थोड़े सफेद झूठ बोलने पड़े तो भी झिझकना नहीं चाहिए। विनम्रता से लेकिन मजबूती से ना कहना आना चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ ना कहना ही नहीं, बल्कि अपने डेड टाइम या यात्रा के समय का भी उपयोग करना आना चाहिए। ट्रैवल टाइम का इस्तेमाल? हाँ, बिल गेट्स का उदाहरण बहुत मशहूर है। वे अपनी कार में दुनिया का बड़ा सा मैप लगाकर रखते थे। कार में मैप? हाँ, ताकि अगर ट्रैफिक में फंसना पड़े तो वे उस समय में भी भूगोल का अध्ययन कर सकें, उस समय को बर्बाद न होने दें। आज के समय में तो हम कार में या मेट्रो में ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये सब उसी गुरुत्वाकर्षण से लड़ने और अपने समय को निचोड़ने के तरीके हैं। बहुत ही शानदार। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमारे सामने 4 बहुत ही ठोस उपाय आते हैं। जी बिल्कुल। पहला, अपनी प्रति घंटे की कीमत निकालिए और उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एकदम सही। दूसरा, पैसे देकर समय खरीदिए, मोल भाव में घंटों बर्बाद मत कीजिए। तीसरा, खूंखार कुत्ते जैसी सख्त डेडलाइन सेट कीजिए ताकि काम फैले नहीं। बिल्कुल। और चौथा, अपने प्राइम टाइम की पहचान कीजिए और उसमें अपना सबसे अहम काम निपटाइए। सच कहूं तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के तरीके नहीं हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक सारांश है। आपने सारे बिंदुओं को बहुत अच्छे से जोड़ दिया है। शुक्रिया।
लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद अब तक की गई हमारी सारी बातों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, ऐसा कौन सा विचार है? देखिए, हमने काम को तेज करने की, आउटसोर्स करने की बात की, लेकिन हम इंसान एक और बीमारी से पीड़ित हैं, परफेक्शन की बीमारी। हर काम को एकदम परफेक्ट करने की चाहत। हाँ अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है, पैरेटो का 80-20 नियम। जी, मैंने सुना है इसके बारे में। ये नियम कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से ही आ जाते हैं। मतलब ज्यादातर काम थोड़े से समय में ही हो जाता है। बिल्कुल। किसी भी काम का 80% हिस्सा आपके शुरुआती 20% समय में ही तैयार हो जाता है। तो सवाल यह है कि सवाल ये है कि बाकी का जो 80% विशाल समय है, वो कहाँ जा रहा है? हाँ, वो कहाँ जा रहा है? वह समय सिर्फ उस बचे हुए 20% काम की छोटी छोटी बारीकियों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में पानी की तरह बह रहा है। उन बारीकियों को जिनका अंतिम नतीजे पर शायद कोई खास असर ही ना पड़े। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या परफेक्शनवाद उत्कृष्टता की निशानी है, या ये समय की बर्बादी का सबसे चालाक, सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक रूप है? क्या हम परफेक्ट बनने के चक्कर में अपना सबसे कीमती वक्त ऐसे ही गंवाते रहेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वाकई, ये विचार तो सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का वक्त आ गया है।